आप देख रहे हैं समाचार फॉर मीडिया। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और जानी मानी साप्ताहिक मैगजीन 5 जनवरी के संपादक श्री हितेश शंकर जी। हितेश जी, आपका समाचार फॉर मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पंकज जी। शुक्रिया सर। सर, हमारे दर्शकों के कुछ सवाल थे तो जिससे हम आपसे जानना चाहते थे वो सवाल। निश्चित ही आप निसंकोच पूछें। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा और पत्रकारिता में किस तरह से आए। प्रारंभिक जीवन मेरा जन्म दिल्ली में ही हुआ और एक सामान्य सी बस्ती में एक छोटे से मकान में हम लोग रहते थे। पिताजी मेरे शिक्षक थे, माताजी होम्योपैथ डॉक्टर थी और पूरा जीवन दोनों लोगों ने अपना सेवा को समर्पित कर रखा था। ऐसा ही जीवन था, निःशुल्क सेवा करते थे। और वहीं एक सरकारी विद्यालय में मैं पढ़ा और परिवार में ऐसा नहीं कि कोई पत्रकारिता में कोई और बैकग्राउंड रही हो, मगर पढ़ने का संस्कार, पढ़ने का चाव ये हमारे परिवार में प्रारंभ से था। पिताजी के पास एक पुस्तकालय की भी जिम्मेदारी थी, तो किताबें हम खूब पढ़ते थे। तो करंट अफेयर्स के बारे में जानना, संस्कृति के बारे में जानना, अध्ययन का एक माहौल मिला और दिल्ली विश्वविद्यालय से मास्टर्स करने के बाद मुझे लगा कि और कुछ नहीं, मुझे लिखना पढ़ने का ही काम करना है। तो अंततः जिस तरफ गति थी दिशा वहीं बनी। तो मीडिया में अभी अपने अब तक के सफ़र के बारे में बताएं। जैसे मैंने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के समय की मैंने बात की, लिखना पढ़ना काफ़ी कम उम्र से शुरू कर दिया था और कॉलेज के दिनों में ही मैं एक आंदोलन की पत्रकारिता कह सकते हैं, वैचारिक विमर्श की पत्रकारिता कह सकते हैं आप, उससे मैं जुड़ गया था। स्वदेशी आंदोलन उस समय पर 90 के दशक में बहुत उसका आग्रह था और लोग भूमंडलीकरण के खतरों को जिस तरह से देख रहे थे, उसके लिए एक वैचारिक विमर्श की भूमि थी। मैं स्वदेशी आंदोलन की उस पत्रिका से जुड़ा, उसके संपादक मंडल में एक छोटी सी टोली थी और सभी लोग मिलकर काम करते थे। मैं वहाँ पर मुझे मौका मिला तो हम लोग सभी तरह के काम करते थे। मैं पहले कला का मतलब कहूँगा कि औपचारिक तौर पर तो डिग्री नहीं थी, मगर कला में मेरा रुझान था। मैं पोर्ट्रेट बनाया करता था, पेंटिंग बनाया करता था। बाद में उसमें टाइम ज़्यादा लगता है तो मैं कार्टून्स बनाने लगा। कार्टून्स बनाना, कैरिकेचर बनाना, फिर स्वदेशी पत्रिका में हमने ये सब काम किया। उसके साथ में क्रॉसवर्ड भी बनाते थे, ट्रांसलेशन भी करते थे, रिपोर्टिंग के लिए पूरे देश में अलग अलग जगह जाते भी थे। और उस समय एक चीज़ आजकल पत्रकारिता में शायद वो बहुत टाइम खपाने वाला, सिरदर्दी वाला काम है, कोई नहीं करना चाहेगा, मगर वो काम भी हम करते थे। ऑडियो को सुनना, उसे टेप करना और टेप करके अनुवाद भी, उस टेप का जो आपने ट्रांसक्राइब किया है उसको अनुवाद भी करना, ये सारे काम हम करते थे। तो पत्रकारिता वहाँ से शुरू हुई। बाद में फिर दैनिक जागरण, इंडिया टुडे, फिर हिंदुस्तान टाइम्स जो समूह है उसका हिंदी हिंदुस्तान है, उससे जुड़ने का मुझे मौका मिला, सौभाग्य मिला। छोटे से समय में बड़े बड़े संपादकों के साथ काम करने का एक मौका मिला। कम आयु में शुरू कर दिया था, इसलिए यात्रा जल्दी लंबी हो गई, ऐसा है। तो पहली नौकरी जब हम करते हैं उसके कुछ खास अनुभव होते हैं, तो आपकी पहली नौकरी का कोई खास अनुभव है? देखिए, पहली नौकरी को मैं नौकरी नहीं मानता और पत्रकारिता को मैं इसलिए भी नौकरी नहीं मानता क्योंकि मेरे मन का काम था। मैं पढ़ाई लिखाई से मैंने स्नातक की 2 उपाधियाँ ली थी, स्नातकोत्तर की 2 उपाधियाँ ली थी और कम्युनिकेशन में मास्टर्स करने के अलावा मैंने MBA किया एडवर्टाइजिंग से। तो एडवर्टाइजिंग की दुनिया के भी कुछ अनुभव रहे और उधर पैसा, चमक, ग्लैमर ये सब था निसंदेह, मगर मैं वहाँ से छोड़कर उसको, जब मैं दैनिक जागरण आया तो मेरे उस निर्णय को काफ़ी लोगों ने ये भी कहा, घर परिवार में भी, कि शायद मुझे 4 गुना पैसा विज्ञापन की दुनिया में उस समय मिलता, मगर बहुत मामूली से राशि पर मैं उस समय जागरण गया। उस समय बसें भी इतनी नहीं चलती थी, तो रात को 8 बजे के बाद आप नोएडा, आज की स्थिति नहीं थी,
मगर वहाँ से जो गाड़ी नहीं मिलती थी तो छूटने के बाद सुबह ही आना होता था। सुबह अखबार को जो डिलीवर करने वाली गाड़ी आती है, तो अगले दिन जाके 4 बजे हम वहाँ घर आते थे और अगले दिन फिर 2 बजे 3 बजे दिन में कार्यालय पहुँचते थे। तो अलग तरीके के संघर्ष का समय था, मगर मज़े का भी समय था। हम खबरों के लिए लड़ते थे, झगड़ते थे। न्यूज़ रूम के अलग अलग अनुभव हैं। जैसे अभी आपने अनुभव की बात करी, पत्रकारिता की दुनिया में हम रोजाना तमाम तरह की घटनाओं से रूबरू होते हैं और कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे दिल मन मस्तिष्क पे अंकित हो जाती हैं। तो क्या कोई ऐसा अनुभव है जिसको आप अभी भी याद करते हो या जो आपकी अमिट छाप छोड़ी हो जिसने? एक नहीं, ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं, मगर मुझे लगता है कि एक तो कॉलेज के समय ही मैं उत्तराखंड में गया था। तत्कालीन सरसंघ चालक थे, उनकी एडवांस टीम के तौर पर मैं गया था और स्वदेशी पत्रिका के लिए काम भी कर रहा था। तो उत्तराखंड में एक जगह पानी को सहेजने का काम एक शिक्षक की अगुवाई में बहुत अच्छा काम हुआ था। सच्चिदानंद भारती, उफरे खाल वो जगह थी। और वहाँ जो काम हुआ, उस काम की गति में ये देखता हूँ कि हम पत्रकारिता में आगे बढ़े, उस काम ने भी रिकॉर्ड तोड़े हैं। आज मुड़ के देखने पर लगता है 40,000 तालाब वहाँ पर, वो जो छोटा सा काम हमने देखा था, आज तक 40,000 से ज़्यादा छोटे छोटे तालाब बने हैं, 25 लाख से ज़्यादा पेड़ लगे हैं। तो लगता है इस काम को हमने शुरू में देखा था, कैसा काम बड़ा हुआ है। फिर कुछ भारत के प्रवास, विदेश के प्रवास के कुछ अनुभव तो हैं ही, मगर जो पत्रकारिता में चुनौती के कुछ समय, जैसे मुंबई हमला जब था, तो मैं प्रिंट मीडिया की बात बताता हूँ कि प्रिंट मीडिया में जिस समय डाक एडिशन तो लगभग छोड़ ही चुके थे, उसी समय वो एक भिड़ंत की खबरें आईं, कुछ फायरिंग की खबरें आईं, टिकट चलना शुरू हुआ। तो प्रमोद जोशी जी हमारे रेजिडेंट एडिटर थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये सामान्य घटना नहीं है, कुछ आगे उससे ज़्यादा लगता है। फ्रंट पेज था उस समय मेरे पास। तो हम लोगों ने उस खबर को फॉलो करना शुरू किया और अपडेट्स जैसे आने के बाद प्रिंट में एक एडिशन छोड़ना बड़ा चैलेंजिंग रहता है कि आप बाकी लोग क्या खबर देंगे, आप क्या खबर देंगे। वो खबर हमारे सेंट्रल डेस्क पर लगातार अपडेट हो रही थी, हमारी पूरी टीम काम कर रही थी और अनगिनत बार हमने उसकी अपडेटेड फाइल्स भेजी। और हम शायद सभी लोग तब तक टीवी देखते रहे, कॉपी लिखते रहे, चीज़ें अपडेट करते रहे, जब तक कि बेसुध नहीं हो गए। एडिशन छोड़ने के बाद भी अगले दिन भी देर शाम तक, रात तक, जब तक वो चला, हमारी टीम घर नहीं लौटी। तो वो था, कल्पना चावला वाली रात भी इसी तरह की रात थी। किसी को होश नहीं था, काम सबसे पहले था। फिर पांचजन्य में भी हमारे कुछ ऐसे अनुभव रहे कि जब इसे पत्रिका स्वरूप में लेकर आए, बहुत बड़ा चैलेंज था कि एक साप्ताहिक को आप पत्रिका के स्वरूप में लाते हैं, उसकी डमी बदल जाती है, उसका स्टाइल बदल जाता है, उसका इनपुट, सारा फ्लो बदल जाता है और पूरी टीम के लिए एक नया अनुभव था। फिर बाबा साहब का जो हमने अंक निकाला, 5 दिन हमारी टीम कार्यालय में ही रही और उस अंक ने कीर्तिमान बनाए। पूरा एक विमर्श बाबा साहब को जो खंडित दृष्टि से देखने का विमर्श था, वो ठीक हुआ, वो तथ्यात्मक जानकारी लोगों के सामने आए। पांजने की उस टीम का मैं मानता हूँ कि बहुत दुर्लभ है ऐसी टीम मिलना। 5 दिन लोग घर नहीं गए, अपने कपड़े वगैरह सब वहीं लाए थे, बहुत कम संसाधनों के साथ वो काम किया। अभी गोवा की इवेंट में भी हमारा ऐसा अनुभव हुआ, 82 घंटे के आसपास हमारी टीम ने जिस तरह से काम किया। मुझे लगता है पत्रकारिता में ऐसा होता था। आजकल ऐसे उदाहरण दुर्लभ हैं, मगर पांजने की टीम ऐसा काम कर रही है। जैसे आपने कहा कि उदाहरण कम है, लेकिन जब आपने जिस दौर में पत्रकारिता शुरू की थी और जो आज का दौर है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, पत्रकारिता में काफ़ी बदलाव आए हैं। तो आपका क्या मानना है कि किस तरह के बदलाव आए हैं और इन बदलावों को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, बदलाव मुझे एक पंक्ति का कथन है कि परिवर्तन अपरिवर्तनीय नियम है और आप इसे टाल नहीं सकते। समय आपको रौंदते हुए गुजर जाएगा। इसलिए पत्रकार को तो सबसे पहले बदलावों के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वो समय के साथ कदम ताल करते हुए चलता है, बाकियों को सजग करते हुए चलता है, बताते हुए चलता है। तो इस पत्रिका में, जो ख़ासतौर से देश की सबसे पुरानी साप्ताहिक पत्रिका है,
उसके लिए इन बदलावों को आत्मसात करना और उसके साथ चलाना एक ज़्यादा बड़ी चुनौती थी। पुराने तरीके से काम चल रहा था, पेज मेकर पर काम चल रहा था। उसके बाद नए सॉफ्टवेयर्स के लिए हमने अपनी टीम्स को तैयार किया, इन डिज़ाइन की, क्वाक की, जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग हो सकती थी 21-21 दिन की, सब लोगों को ट्रेनिंग दी। और अब सारी चीज़ें ही बदलते हैं। फिर प्रिंट की अपनी एक सीमा है, उसके आगे डिजिटल से वो जुड़ता है। फिर ऑडियो विजुअल है जो डिजिटल को और समृद्ध करता है। ये वो जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बीच में कहीं खो जाता है। ये एक यात्रा है जो अगर आप देखेंगे, और आपस में जहाँ मिलते हैं वहीं सिनर्जी है, आपको वो सिनर्जी ढूंढनी पड़ेगी। तो प्रिंट की कॉपी डिजिटल में कैसे अच्छे से उठ सकती है, उसकी शैली कैसे अलग होगी, उसमें क्या आप एनरिचमेंट, क्या संवर्धन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। फिर तकनीकी तौर पर भी खाली कॉपी अच्छी लिखी है नहीं, पेज के एसईओज इम्पॉर्टेंट हो गए, कीवर्ड्स इम्पॉर्टेंट हो गए। फिर उसका सोशल मीडिया का इंटीग्रेशन और उसका टाइमली स्प्रेड, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया। ये सारी चीज़ों को लेकर चलना एक चुनौती थी, मगर बहुत अच्छी टीम है। हम लोग सारी चीज़ें देखते हैं और समय जो बदल रहा है, मुझे लगता है एक क्रांति वो थी कि कॉपी को छपने से पहले एडिट करने की जो सुविधा कंप्यूटर ने दी थी। आज वॉइस टाइपिंग हो, चाहे रेफरेंसिंग हो, आर्काइव का डिजिटाइजेशन हो, कीवर्ड मैपिंग हो, जो जो काम है, इन सब ने पत्रकारिता को गति दी है। और व्यक्ति को जब तक अभिव्यक्त करने की अपनी इच्छा है, ये मीडिया नहीं मर सकता। ये माध्यम बदल रहे होंगे। एक आदमी जो कभी गुफाओं में लिख रहा था, जो चमड़े पर लिख रहा था, जो कपड़े पर लिख रहा था, जो पत्थर पर लिख रहा था, वो कागज़ पर लिख रहा था, आज वो स्क्रीन पर लिख रहा है। यात्रा तो ऐसे ही चलेगी। इस तरह के मतलब जो भी चुनौतियां और अवसर बिल्कुल जो मीडिया के सामने। अच्छा, हम फेक न्यूज़ की बात करते हैं। पिछले दिनों मोदी जी ने भी, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि फेक न्यूज़ को मुद्दा उठाया था। तो आप फेक न्यूज़ को किस रूप में लेते हैं और कैसे फेक न्यूज़ के खतरे से निपटा जा सकता है आपकी नज़र में? आपने मुझे लगता है मीडिया का सबसे बड़ा प्रश्न है ये, जिससे आपने छुआ है। 3 तरह की मैं इसमें वर्गीकरण देखता हूँ। एक मिस इन्फॉर्मेशन है, एक डिसइन्फॉर्मेशन है और एक माल इन्फॉर्मेशन है। मिस इन्फॉर्मेशन में आपकी मंशा गलत नहीं हो सकती, आपकी सूचना गलत हो सकती है। डिसइन्फॉर्मेशन में आप सूचना को तोड़ मरोड़ देते हैं क्योंकि आपकी मंशा गलत रहती है। और मैल इन्फॉर्मेशन में ये है कि आपका संदर्भ से काट के आप किसी चीज़ को रखते हैं क्योंकि आपकी मंशा गलत होती है। खबर सही है मगर आपकी मंशा गलत है। तो 3 तरह की चीज़ें हैं। और मुझे जो लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एक तो तकनीक बढ़ने से सभी लोग, कोई भी पत्रकार हो गया या पत्रकार के लबादे में भी बहुत सारे लोग आ गए। कुछ लोग वसूली करने के लिए आ गए, लोगों को ऐंठने के लिए, पैसे ऐंठने के लिए भी आए। ऐसे खबरें आती रहती हैं। तो पत्रकार कौन होगा, मीडिया संस्थान किसे कहेंगे, उसको परिभाषित करने की चुनौती एक बड़ी है। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा काम हो रहा है या ख़राब हो रहा है, मगर पत्रकार और पत्रकारिता को प्रमाणित करना ये एक चुनौती बन गई। दूसरी चीज़ ये रही कि एक तरफ फेक न्यूज़ की बाढ़ थी और दूसरी ओर इससे लामबंदी के नाम पर, इससे इसका उपाय निकालने के नाम पर जो तंत्र खड़ा हुआ, उसमें भी मिलावट हो गई। कुछ फैक्ट चेकर आए और स्वनामधन्य फैक्ट चेकर्स को कुछ लोगों ने महिमा मंडित भी किया। हमने एक स्टोरी की थी इसी पर। तो एक बड़ा फैक्ट चेकर के नाम से हैंडल जो चलते हैं, हमने उनकी ढेर सारी स्टोरीज़ देखी तो पता चला 36 मौके हमने देखे जब वो झूठ बोल रहे थे। तो जिनका खुद सच से 36 का आंकड़ा है वो फैक्ट चेक कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं। फिर हमने कुछ पत्रकारिता के लिए कभी कस के नहीं कहती, कड़ा नहीं कहती, क्योंकि कोई बुरा नहीं बनना चाहता। 5 जने में हमने सोचा कि नहीं, ये बीड़ा हमें उठाना पड़ेगा। और आने वाली पीढ़ी के जो पत्रकार हैं, अगर उनमें इतना दम नहीं है तो पत्रकारिता उनके बूते की बात नहीं है। ये सोच के हमने आने वाली पीढ़ी के पत्रकारों से, पत्रकारिता के IIMC जैसे प्रमुख संस्थानों से बच्चों को लेकर हमने 15 ऐसी खबरें जो बड़े संस्थानों या पत्रकारों ने झूठी खबरों को छापा था, बताया था, बाईलाइंस ली थी, उस पर उन बच्चों ने उन सबका एनालिसिस करा और 5 जने ने उसको
स्थान दिया। तो फेक न्यूज़ एक चुनौती भी है और 5 जने उससे लड़ भी रहा है। तो आपका कोई ठोस फॉर्मूला फेक न्यूज़ से निपटने के लिए? मेरा मानना है कि खाली फेक न्यूज़ से निपटने के लिए नहीं, किसी भी खबर पर आगे बढ़ने से पहले एक फैक्ट शीट बनानी चाहिए। ये हो सकता है कि फ्लड में कई बार आप पूरी टीम हर बार ऐसी तैयारी ना करती हो, मगर हमारा सूत्र ये रहता है कि आप पहले फैक्ट शीट बनाइए। फैक्ट शीट के आधार पर, जो मदर शीट होती है उसके आधार पर आप रेडियो की कॉपी भी लिख सकते हैं, आप डिजिटल के लिए भी कर सकते हैं, आप प्रिंट के लिए भी फाइल कर सकते हैं, आप इंटरव्यू की तैयारी भी कर सकते हैं, मगर अपने तथ्य दुरुस्त रखिए। जिससे मीडिया की क्रेडिबिलिटी भी सवालों के घेरे में काफ़ी समय से, कुछ लोगों का मानना है कि मीडिया की क्रेडिबिलिटी कम हुई है, तो क्या आप मानते हैं कम हुई है? और अगर हाँ, तो फिर इसको बरकरार रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, मतलब आपकी नज़र में क्या है कि मीडिया की क्रेडिबिलिटी बनी रहे? देखिए, मैं मानता हूँ कि मीडिया और शिक्षा, अमोल पालेकर की हम लोग फिल्म देखा करते थे, उस समय पर पत्रकार और शिक्षक दोनों की समाज में एक अलग गंभीर, सादा, संसाधनों में थोड़ा कम मगर सच के लिए अड़ने वाला, ऐसी शिक्षा की भी थी और मीडिया की भी थी। आज दोनों ही जगह पर मुझे दिखाई देता है, खाली मीडिया में नहीं। तो मीडिया में मुझे जो समझ आता है कि ये विश्वसनीयता का संकट, अगर आप मीडिया संस्थानों को परिभाषित नहीं कर सकते, पत्रकारों को परिभाषित नहीं कर सकते, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, उसके रजिस्ट्रेशन का मैकेनिज्म नहीं बना सकते, और आपके सर्वर बाहर हैं, आपकी ट्रेनिंग बाहर हो रही है। आपको मालूम होगा कि एक चीनी कंपनी थी, उसने बहुत सारे भारत के पत्रकारों को प्रशिक्षित किया, ख़ास तरीके से खबरें लिखवाईं, और उसमें से उन्होंने सब खबरें लिखी, अच्छे भुगतान हुए, ख़ास तरह से छांट के खबरें परोसी गईं। तो एंटी नेशनल नैरेटिव के लिए भी आपको बाहर वाले इस्तेमाल कर ले जा रहे हैं, तो ये तो मीडिया की समझ और चूक का ही मामला है। तो इन सब के लिए अगर मीडिया आत्मचिंतन नहीं करता और खुद को तैयार नहीं करता, तो ये साख का संकट गहराएगा। आने वाले बच्चों को मुझे लगता है कि तथ्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह और इस देश के लिए आग्रह, क्योंकि किसी भी खबर को फॉल्ट लाइंस बढ़ाना, दरारें बढ़ाना, ये अंग्रेज़ों की साजिश रही होगी। इस देश का जो मीडिया की यात्रा है वो वंदे मातरम बोलते हुए ही शुरू हुई थी। किसी देश में, दुनिया के में, इतने महापुरुष आपको नहीं दिखाई देंगे राजनेताओं की अग्रणी कतार में जितने भारत में हैं। आप नाम लीजिए, महात्मा गांधी का लीजिए, लाला लाजपत राय का नाम लीजिए, मदन मोहन मालवीय का नाम लीजिए, आप बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लीजिए, आप नाम लेते जाएंगे। वो पत्रकार भी थे और इस समाज के नायक भी थे। आज़ादी की लड़ाई भी चल रही थी। तो जो पत्रकारिता वंदे मातरम करते हुए भारत को स्वतंत्र कराने का स्वप्न लेकर जो आगे बढ़ी, वो ये सवाल उठाए कि वंदे मातरम बोलना क्या ज़रूरी है। फिर समाज में फांक पैदा करने का काम जो ब्रिटिशर्स की सोच थी, वो पत्रकारिता के माध्यम से किया जाए। मुझे लगता है वो भारतीय पत्रकारिता का डीएनए नहीं है। तो जो डीएनए नहीं होता और उस चीज़ को थोपने की कोशिश की जाती है तो विकृति पैदा होती है। वही विकृति है, वो ठीक होगी तो पत्रकारिता भी भारतीय ठीक होगी। आज जैसे अखबारों और तमाम मैगजीन्स पे सुनने में आता है कि मार्केटिंग का और विज्ञापन का काफ़ी दबाव रहता है। आप भी चूंकि एक प्रतिष्ठित मैगजीन के संपादक हैं, तो आपकी नज़र में कैसे एक संपादक इस तरह के करे कि इन दबावों से मुक्त होकर काम कर सकता है? देखिए, ये जो दबाव है, इस प्रश्न को अधूरे तरीके से देखा जाता है। मैंने जैसे बताया, मैं पढ़ाई लिखाई से मैंने विज्ञापन की भी पढ़ाई की है, मैंने मार्केटिंग की भी पढ़ाई की, मैंने पत्रकारिता की भी पढ़ाई की। तो पत्रकारिता में सिर्फ ये मानना कि हमारा काम तो है ही नहीं, क्या है, आपकी खबर अगर रोचक होगी, रुचिपूर्ण होगी, उसके लेने वाले होंगे, तो सबके लिए एक रेवेन्यू मॉडल बनता है। पत्रकारिता सारे रेवेन्यू मॉडल ध्वस्त करके फिर कहे कि नहीं आपको खर्चा हमारा चलाना है, तो ऐसे नहीं चलती वो पत्रकारिता। समाज की अपेक्षाओं के साथ भी उसकी रुचि की पत्रकारिता करते हुए भी आप एक मुनाफे के साथ चल सकते हैं। तो ये समय का आग्रह है एक संपादक के साथ जो पत्रकारों की टोली है। आपने पंकज जी ये प्रश्न किया, मगर आप ये बताइए, क्या अप्रैल में लोग चाहते नहीं कि उनकी तनख्वाह थोड़ी सी बढ़े, उनके वेतन में वृद्धि हो? ये चाहते नहीं है क्या? जो लोग ये कहते हैं कि नहीं जी विज्ञापन का दबाव है और बाकी सब, मैं कहूँगा कि विज्ञापन का दबाव नहीं है, जन अभिरुचियों का दबाव अगर संपादकीय विभाग समझता है और उसके साथ चलता है तो जो समाज का प्रतिसाद है वो पत्रकारिता को जीवित रखता है और उसे ठीक रखता है।
आजकल सर तमाम पत्रकारों पर एजेंडा चलाने के आरोप लगते हैं कि ये फलाना एजेंडा चल रहा है फलाना, तो आपको भी कभी किसी दबाव में या भय में या किसी तरह से आप पर किसी तरह का दबाव कभी बना है एजेंडा चलाने का? नहीं, देखिए, मैंने अलग अलग, अभी मैं पांचजन्य में हूँ, उससे पहले भी मैं अलग अलग संस्थानों में रहा और सभी मुख्यधारा के संस्थान रहे। मैं ये मानता हूँ कि आज भी कुछ पोर्टल्स और एक आध मीडिया घराने को छोड़ दें जो विशुद्ध, जिनका वित्त पोषण इस दृष्टि से ही किया गया है, उनको छोड़ दें तो बाकी सब जगह न्यूज़ रूम अभी भी दबावों से मुक्त हैं। वहाँ पर पत्रकार वो है जो अपनी बात कहता है, वो प्राइम टाइम में नहीं कहेगा तो वो ट्विटर पर कह देगा, वो दूसरी जगह पर कह देगा। ऐसा नहीं कि वो बात, क्योंकि अब तो ये भी नहीं है, तकनीक ने वो गुंजाइश भी नहीं छोड़ी किसी के लिए कि वो कोई आड़ लेके छुप जाए। तर्क सामने खड़ा हो जाता है। 100 करोड़ का चैनल नहीं, 4000 के मोबाइल से वो सच आपके सामने खड़ा हो जाने वाला। किस तरह के दबाव चलेंगे? अब चलेगा तर्क। तर्क में मैं ये अवश्य मानता हूँ कि अपनी समझ, रुचि, प्रेरणा और अपनी क्षमता के हिसाब से लोग स्टैंड लेते हैं। और जैसे ट्विटर पर ट्रेंडिंग आती है, थोड़ी देर में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। कौन गलत जगह पर खड़ा हुआ है, उसकी पब्लिक बैशिंग होती है। अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे और निकल जाएंगे, वो समाज आईना दिखा देता है। इसलिए एजेंडा किसी का चलता नहीं है। बहुत सारे लोग मीडिया में एक्सपोज इसलिए हुए, चंदे कहाँ से ले रहे थे, धंधे कहाँ चल रहे थे, शेल कंपनियां किसने बना रखी थी, बही खाते की बात थी और उसे पत्रकारिता पर हमला बताया जा रहा था, तो वो तो गड़बड़ियाँ थी। तो मुझे लगता है कि ये जो तकनीक है उसने एजेंडा क्लियर कर दिए हैं। अच्छा, कोरोना के दौर में बहुत सारी मुश्किलें देखी हैं हम लोगों ने, खासकर प्रिंट पे भी इसका बहुत असर पड़ा। अखबार लोगों ने बंद कर दिए मंगाने, मैगजीन्स का सर्कुलेशन कम हो गया। अब चूंकि धीरे धीरे स्थिति नॉर्मलाइज की तरफ हो रही है, हालांकि खतरा अभी भी आ रहा है, सुनने में आ रहा है, लेकिन चीज़ें सामान्य की तरफ हो रही हैं। तो क्या ये प्रिंट जो आपका खासकर मैगजीन और अखबार कोरोना पूर्व की स्थिति को पाने में और टीवी और डिजिटल को टक्कर देने में क्या फिर से कामयाब रहेंगे? नहीं, मुझे लगता है, मेरा जो आकलन था इस पूरे पत्रकारिता की यात्रा को अगर मैं देख रहा हूँ और साथ में तकनीक को बढ़ते हुए देख रहा हूँ, मेरा ये मानना था कि भारत में प्रिंट की यात्रा 2040 तक रहनी चाहिए कम से कम, और उसमें भी भाषाई पत्रकारिता और वैचारिक पत्रकारिता उसकी जड़ें गहरी हैं, या जिनका वार्षिक सदस्यता के मॉडल पर जो चलते हैं उनके लिए संभावनाएं अच्छी हैं, क्योंकि उनका अपना एक रेवेन्यू सिस्टम रहता है। मगर कोविड के बाद में ये समय शायद थोड़ा और 5-7 साल घट गया होगा, तो इसलिए तकनीक में प्रिंट उसी तरह से लहलहाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं है। एक चीज़ अवश्य है कि बाकी दुनिया में जो मीडिया की स्थिति है उसके मुकाबले भारत में अलग स्थिति इसलिए है कि बाकी जगह साक्षरता का जो सैचुरेशन था, अधिकतम दर बहुत पहले आ गई थी। भारत में साक्षरता के कार्यक्रम और वो सब चीज़ें देर से चली, इसलिए मीडिया भी देरी से बढ़ा, पनपा और फैला। मगर क्योंकि तकनीक ने एक बात कर दी कि अब आपको खबर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सुन सकते हैं, उसे देख सकते हैं और उस पर अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, तो लिखने पढ़ने की भी दिक्कत ख़त्म हो गई। तो ये प्रिंट के लिए एक और ख़तरा है भारत में, जो मुझे लगता है प्रिंट के बढ़ने की संभावनाएं तो अभी मैं नहीं देखता हूं, मगर उसकी सिनर्जी आगे अवश्य बढ़ाएगी, क्योंकि प्रिंट के जो पत्रकार हैं, जिनकी भाषा अच्छी है, जिनके तथ्य ठीक हैं, जिन्हें खबर की समझ है, वो भविष्य की पत्रकारिता के लिए रीढ़ साबित होने वाले हैं। क्योंकि जो टिटबिट पत्रकारिता है, फटाफट सारे बाइट कलेक्टर्स जो हैं, वो लोग बहुत जल्दी उससे ऊब जाते हैं। क्योंकि एक समय था जब अखबार ये कह के बिकता था, आज की ताज़ा खबर। आज आप कहेंगे, उससे पहले अगले के पास 4 नहीं 14 खबर उसके पास रहती हैं। इस बम्बार्डमेंट में, इस बम वर्षा में सूचना की जो बारिश हो रही है, आपका व्हाट्सएप भरा हुआ है, आपके मैसेंजर में मैसेज हैं, आपके ईमेल आप देख नहीं पा रहे हैं, टीवी देखने का समय नहीं है, इस सब के बीच में सही सटीक जानकारी, आदमी अपने नोटिफिकेशन नहीं देख पा रहा है। इस समय में अगर सटीक जानकारी देने वाले लोग रहते हैं तो वो मीडिया की रीढ़ हैं। ऐसे लोगों को मौलिक काम करना, खबर की समझ होना, वो लोग मीडिया को आगे लेकर जाएंगे। सर, 5 जनवरी को आधुनिक बनाने में जैसे आपने काफ़ी काम किया है, कंटेंट, पेज सज्जा, जो पृष्ठ सज्जा जो आपने की है, और भी तमाम तरह के आपने इसमें बदलाव किए हैं। डिजिटल को भी आपने काफ़ी आगे बढ़ाया और इसको मतलब
जो अन्य मैगजीन है उनके और टक्कर, मतलब कड़ी टक्कर दे रही है 5 जन। तो आने वाले समय में इसमें हमें और किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे? देखिए, अब मैं सारे तकनीकी बदलावों का खुलासा नहीं करूंगा, मगर ये है कि सिर्फ मैंने नहीं, मेरी पूरी टीम इसके लिए मेहनत करती है। हम डिज़ाइनिंग के एलिमेंट्स की बात करते हैं, कलर सिलेक्शन की भी बात करते हैं, तो कलर जहाँ फ्रीज़ करना है उन हेक्सा कोड्स को भी टीम के साथ बैठ के ही फ्रीज़ करते हैं। फिर इवेंट्स और डिजिटल में उसका प्रमोशन दोनों का सिंक कैसा होना चाहिए, फिर ट्विटर पर कैसे होना चाहिए, यूट्यूब के लिए अलग वर्टिकल में आपको कैसे काम करना है, सारी टीम मिलके काम करती है। और प्रिंट ऐसा नहीं कि अलग थलग पड़ गया हो, प्रिंट इसमें सबके पीछे खड़ा रहता है और एक फीडर का काम भी करता है वो। और सबसे मजबूत टीम हमारी हम प्रिंट में रखते हैं। लेग वर्क करने वाली टीम हमारी सोशल मीडिया और इसमें रहती है, तकनीक में काम करने वाले सारे लोग हैं और सब मिलकर एक परिवार की तरह से काम कर रहे हैं। इसलिए ये परिवार की प्रगति है, विचार की प्रगति है। जी सर, तमाम लोग आरोप लगाते हैं, जैसे हम लोगों ने, कई दर्शकों ने हमारे पास इस तरह के सवाल भेजे थे कि यार ये सवाल जरूर पूछना। वो आरोप लगाते हैं कि चूंकि 5 जन ने आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित है तो हिंदूवादी सोच को ही बढ़ावा देती है, तो इस तरह के आरोप को आप कैसे नकारेंगे? नहीं, मैं नकारने की बात नहीं है इसमें। संघ की विचारधारा, इस देश की विचारधारा, मैं इसलिए कहता हूँ कि संघ की प्रार्थना में आपको हिंदू शब्द भी मिलता है, भारत शब्द भी मिलता है और भारत माता की जय करते हुए वो प्रार्थना पूरी होती है। तो संघ का विचार भारत विरोधी विचार है, मैं नहीं मानता, और भारत विरोधी विचार की पत्रकारिता करनी है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। दूसरी बात कि ये संघ की पत्रिका है ऐसा आप तकनीकी तौर पर नहीं कह सकते। एक भारत प्रकाशन दिल्ली लिमिटेड एक अपनी कंपनी है और अपने हिसाब से चलती है। यहाँ पर ये नहीं कि संघ चयन करता हो या संघ किसी चीज़ का भुगतान करता हो, वेतन, नियुक्तियाँ, अनुशंसाएँ वो संघ से होती हों, ऐसा नहीं। जैसा पार्टी के मुखपत्रों में होता है ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पर। तो एक विचार है, राष्ट्रीय विचार, उसकी पत्रकारिता हम करते हैं और इसमें मुझे नहीं लगता इसमें आरोप जैसी कोई बात है। मुझे लगता है भारतीय पत्रकारिता का जो मूल स्वभाव था, क्योंकि 1948 में जिस समय बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं बंद हो रहे थे कि देश को आज़ाद करने की एक लड़ाई थी, अब पत्रिकाओं की यात्रा बंद हुई। उस समय पर, आज़ादी के समय, अधिकांश उस समय के पत्र बंद हुए। उस समय पर इसका स्थापना होना वो अपने आप में है कि भाई सरकारें तो आती जाती हैं, सरोकार जीवित रहते हैं, समाज के सरोकारों की पत्रकारिता ये है। और हमारे मंच पर मुझे याद है मैंने मृणाल पांडे जी से बात की तो स्वतंत्रता का स्वॉट एनालिसिस उन्होंने लिखा था। अभिषेक मनु सिंघवी ने हमारे यहाँ लिखा, सीताराम येचुरी ने हमारे यहाँ लिखा, डी राजा जी ने लिखा, हमारे यहाँ दिनकर ने लिखा, महादेवी वर्मा ने लिखा, करियप्पा जी ने लिखा, सब लोगों ने लिखा। 5 जने जो पढ़ते नहीं हैं वो ऐसी राय कायम करते हैं और खाली राय बहादुरों की राय से पत्रकारिता नहीं चल रही है। तब हिंदूवादी सोच को बढ़ावा देती है इस तरह के लोगों के जो आरोप हैं ये? नहीं, इस जो आपने एक शब्द कहा, ये एक फौरी तौर पर सरसरी कमेंट के तौर पर नहीं कह सकते। हिंदूवादी सोच क्या है, इस देश की सोच, नहीं मैं कह रहा हूँ इस देश की सोच क्या है। इस देश की सोच अगर हिंदूवादी सोच है तो ये राष्ट्रीय विचार को बढ़ावा देती है और राष्ट्र को तोड़ने वाली जो सोच है उसे बेपर्दा भी करती है। इसमें तो आरोप जैसी कोई बात नहीं है, ये बात तो हम खुल के कहते हैं। राष्ट्रीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष वर्षों ये हमारा पंचलाइन रही है और जब हमने उसे रीफ्रेज भी किया तो उसमें साउंड वही है, उसमें गूंज वही है। बात भारत की, इस राष्ट्रीयता की, इस राष्ट्रभाव की गूंज का नाम ही पांचजन्य है। अच्छा, खुले विचारों वाले एक निष्पक्ष पत्रकार के तौर पर आपकी एक पहचान है, तो जो पत्रकारिता में नए बच्चे आ रहे हैं, युवा पीढ़ी आ रही है, नवोदित पत्रकार आ रहे हैं, उनको आप आगे बढ़ने का या यूं कहें कि सफलता का क्या मूल मंत्र देंगे जो आपने देखा है पत्रकारिता को इतने समय में जाना समझा है उस हिसाब से? जी बिल्कुल, आपका प्रश्न आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं बाकी जगह भी रहा हूँ और अभी पांचजन्य में हूँ। ये एक वैचारिक पत्रकारिता है, ठीक है, वो आप जिसे मुख्यधारा कहते हैं, ये मुख्यधारा में होते हुए भी एक वैचारिक पत्रकारिता है। यही मैंने पिछले प्रश्न में कहा भी। तो मैं आने वाले पत्रकारों को ये अवश्य कहूँगा कि वैचारिक पत्रकारिता की ओर बढ़ने से पहले अपना वैचारिक आधार मजबूत कर लो। आपका वैचारिक आधार कुछ भी हो सकता है, मगर अपना वैचारिक आधार, उस विचार की अगर आपको समझ है और उसके लिए आप बढ़ सकते हो, लड़ सकते हो, न्यूज़ रूम में झगड़ सकते हो, तो आप उस विचार का भला करेंगे।
अन्यथा किसी भी पक्ष में कहीं पर भी खड़े रहेंगे, पत्रकारिता पर बोझ मत बनो, क्योंकि विचार को समझिए, उसके लिए निष्ठा है, आपके समर्पण है, तो आपकी पत्रकारिता में वो दिखाई देगा। अन्यथा आपकी पत्रकारिता की यात्रा में बीच में झंझावात आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, चुनौतियाँ आएंगी और वो यात्रा बीच में ठिठक सकती है। शुरुआत कीजिए आप पत्रकारिता को समझने की, न्यूज़ फ्लो कैसा होता है, कॉपी फ्लो कैसा होता है, कौन सी बाइट्स चलती हैं, तकनीकी पक्ष कैसे हैं, मार्केट कैसे चलती है, ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिए। उसके बाद विचारों के द्वंद्व को समझिए, द्वंद्व में सही गलत का चयन कीजिए। जब सही गलत का चयन करने लायक हो जाए तब फिर वैचारिक पत्रकारिता की ओर भी सभी का स्वागत है। सुना है सर आपने कुछ फिल्में डायरेक्ट भी की हैं, जी। तो थोड़ा सा उनके बारे में बताएं, और क्या निकट भविष्य में भी कोई इस तरह की कोई फिल्म डायरेक्शन की योजना है? हाँ, ये मेरा एक आप कह सकते हैं कि रुचि का विषय रहा कि मीडिया है तो उसके अलग अलग माध्यमों में हम काम करते रहे। 2003 के आसपास, वर्ष 2003 में हमने जो बाल मजदूर हैं उनके साथ सर्कस में जिस तरह का शोषण होता है, तो एक फिल्म थी रोप्स इन देयर हैंड। रोप्स इन देयर हैंड वो न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत भी हुई थी फिल्म, तो उसका मैं क्रिएटिव डायरेक्टर रहा था। उस समय स्थिति ये थी कि हमने फिल्म बनाई थी जोड़ जाड़ के सारी चीज़ें करके, मगर फेडेक्स से उसकी एंट्री भेजने के लिए 3,500 रुपये हमारे पास नहीं थे, तो यार दोस्तों ने करके भेजा और वो फिल्म वहाँ पर पुरस्कृत हुई। उसके बाद वन्य जीवन पर काम करने वाले एक बड़ा प्रतिष्ठित नाम है नरेश बेदी और राजेश बेदी जी का, बेदी ब्रदर्स के नाम से। उन्होंने वाइल्ड लाइफ पर जो भी दुनिया में बड़े बड़े, उनको मेरे ख्याल से ग्रीन ऑस्कर भी मिला है, और जो भी बड़े चैनल्स हम देखते हैं उनके लिए भी उन्होंने प्रोडक्शन किया है। तो उनके साथ एक 13 भागों की एक सीरीज़ थी, वाइल्ड एडवेंचर्स विद बेदी ब्रदर्स, जंगल का रोमांच बेदी बंधुओं के संग। तो उसकी स्क्रिप्टिंग, क्रिएटिव्स का काम वो भी उस समय पर मैंने किया था। कुछ दूरदर्शन के शोज़ किए थे। फिर अभी एक पिछले साल जनवरी की बात है, वैसे तो हम पिछले 4 साल से ज़्यादा हुए हमें, हमारी 5 जने की टीम एक विषय लेकर चल रही थी कि विभाजन के समय जो लोग आए उनकी कहानियाँ उनसे सुनना, उसको समाज के सामने रखना। तो पिछले साल हमने ये तय किया कि हमने काफ़ी काम किया है, इस साल ज़रा तेज़ गति से काम करते हैं। शोध का काम था विशुद्ध, कि उन परिवारों में जाना, जो भी सर्दी गर्मी बरसात, उन परिवारों में जाना। और वो परिवार क्या हैं, अब जो बुज़ुर्ग हैं वो पतझड़ के पत्ते हैं, हमारे बीच में से बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, मगर उनके लाइव अकाउंट कभी किसी ने बोला नहीं उसको। और दुनिया में जब होलोकास्ट पर फिल्म बनती हैं तो बड़े बड़े लोग उसको पैसा भी लगाते हैं, उसको अलग तरीके से प्रमोट भी किया जाता है। हमने खाली रिसर्च प्रोजेक्ट किया था, वो विभाजन की उस विभीषिका को देखने का हमारी कोशिश थी। मगर वो शोध जब बड़ा हुआ तो उससे हमने एक पुस्तक तैयार की, और पुस्तक के आधार पर एक फिल्म का निर्माण भी किया। वो हमने तो यूट्यूब के लिए बनाई थी, मगर एक एंट्री भेजी तो वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वो फिल्म भी सिलेक्ट हुई हमारी। तो एक बड़ा शोध कार्य था। इसके बाद हमने गोवा के मुक्ति संग्राम पर एक फिल्म है, उसका शोध किया है, उसका फर्स्ट कट अभी हमने रिलीज़ किया। तो पांचजन्य प्रेरणा है इस देश के लिए काम करने की। हम तरह तरह के काम करते रहते हैं, डिजिटल में करते रहते हैं, कभी फिल्मों में करते रहते हैं। आप सबका एक रिस्पांस मिलता रहता है, दर्शकों का, पाठकों का, सबका रिस्पांस मिलता रहता है। और मैंने जो कहा कि कंटेंट में अगर सच है तो लोग उसे देखते हैं। हमारे दर्शक सर ये जानना चाह रहे हैं कि आपने एमबीए की भी पढ़ाई की है। अब एक पत्रकार का एमबीए की पढ़ाई करना, जैसे आपने अभी बताया था किया था, तो क्या केवल एजुकेशन एनहेंस करने का मामला था, या मतलब क्या सोच के? नहीं, मैंने जैसे बताया कि मेरी अभिरुचि कलात्मक अभिरुचि का मेरा स्वभाव था। मैं पोर्ट्रेट्स बनाता था, स्केचेस बनाता था, बाकी सब। तो एडवर्टाइजिंग में इसका एक अच्छा स्कोप रहता है, क्योंकि उसका एक क्रिएटिव डिपार्टमेंट रहता है, कॉपी राइटिंग रहती है, बाकी सारी चीज़ें रहती हैं। तो मेरा एक स्वाभाविक सी इच्छा थी कि बढ़िया दिलचस्प वन लाइनर, अच्छा क्रिएटिव प्लान, उसके साथ में एडवर्टाइजिंग में कमाल किया जा सकता है। मेरी रुचि थी, इसलिए मैंने पढ़ाई की। मैंने कोई पढ़ाई ऐसे नहीं करी जिसमें मेरी रुचि नहीं थी। मैं उस क्षेत्र में गया जिसमें मेरी ज़्यादा रुचि थी। बाद में मैंने जब देखा एडवर्टाइजिंग में, तो मैंने कहा नहीं, बाईलाइन और देश में घूमना ये एडवर्टाइजिंग से भी ज़्यादा आगे बढ़ के चीज़ है, पैसों को शायद पीछे रखा जा सकता है। तो फिर वहाँ पर मैं एडवर्टाइजिंग को छोड़कर पत्रकारिता की तरफ आगे बढ़ गया।
अच्छा, एक सवाल जैसे ये उठता है कि 5 जन की कवर स्टोरी को लेकर कई बार विवाद हो जाते हैं, जैसे इन्फोसिस वाला विवाद हुआ था, या सैफ अली खान वाली जो फिल्म थी, वेब सीरीज था फैमिली मैन वाली। तो इस तरह के विवाद क्यों उठते हैं और कैसे इनसे आप निपटते हैं? देखिए, ऐसा है कि वो जो आपने बताया, अमेज़न के साथ मिलकर एक कंपनी एक खेल कर रही थी अलग तरह का, और वो ये था कि अमेज़न यहाँ पर मल्टी ब्रांड के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है। उन्होंने अपना शोकेस दिया, अलग अलग ब्रांड के लोग उस पर सामान बेच सकते हैं, मगर उन्होंने एक चालबाजी करनी ये शुरू की कि बाकी लोगों के माल की तुलना में सस्ता और अपना ही माल वो बेचने लगे। एक ब्रांड उन्होंने क्लाउड टेल के नाम से बना लिया था कि एक, और मुझे जो विशेषज्ञों की राय है उसके बारे में वो ये है कि बैकएंड पर डेटा को एनालाइज करते हैं। आपके मान लीजिए गोल गले की एक नीली शर्ट बहुत अच्छी मार्केट में उठ रही है और उसकी कीमत 1000 रुपये है, तो थोड़े दिन बाद वो 700 रुपये में मिलने लगेगी, और वो अमेज़न से ही होगा। तो मार्केट की अभिरुचियों को, उसकी लोग क्या पसंद कर रहे हैं, ये दूसरों के जोखिम पर, और माल उनका बिकने की जब बारी आई तो वो बेचने लगे। तो हमने उस समय पर इस मुद्दे को, जो अमेज़न होगा बहुत बड़ा विज्ञापनदाता, मीडिया में कोई नहीं उठा रहा, तो हमने इस मुद्दे को उठाया। इस पर विवाद करने की बात, मुझे लगता है कि करीब 400-500 वीडियोस बने इसमें पूरे देश में, विदेशों में भी इस पर चर्चा हुई। मुझे लगता है ऐसे विवाद ज़रूरी हैं पत्रकारिता के लिए। ये मुद्दे अगर पत्रकारिता नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? या एक फैमिली मैन की बात आई तो उसमें भारतीय सेना पर आक्षेप करने वाला विषय, या ओटीटी में ओवरऑल ओटीटी के लिए कोई नियंत्रक व्यवस्था ही नहीं होना। मैं ये नहीं कहता कि एक समय था देश में रेडियो के लिए भी लाइसेंस लगता था, मैं उसकी बात नहीं करता, मगर सेंसर बोर्ड है ना इस देश में। अगर सेंसर बोर्ड जैसी व्यवस्था इसके लिए क्यों नहीं हो सकती? मीडिया के लिए भी आपके लिए नियामक व्यवस्था है ना, ओटीटी के लिए क्यों नहीं है? हमने उस नियामक व्यवस्था की उन खामियों की बात की। आप बच्चों के साथ बैठ के, आपके ड्राइंग रूम में आप क्या देख रहे हैं? आप बच्चों को संस्कार देने की बात करते हैं, मगर संस्कार देते समय आपके घर में एक ऐसी खिड़की खुली हुई है जहाँ पर संस्कारों को रोज स्वाहा किया जा रहा है, देश को तोड़ने की बातें की जा रही हैं। उस ओर हमने संकेत किया था, और मुझे लगता है कि ऐसी बहस इस देश में जब तक व्यवस्थाओं को ठीक करने की लगातार चलने वाली बहस है, ऐसे मुद्दे उठाने ही पड़ेंगे। हालांकि सरकार अब कर रही है ओटीटी की दिशा में, सुनने में आ रहा है। हालांकि हमारा किसी कंपनी के प्रति, मतलब जो जैसे मैंने अमेज़न वगैरह का जो नाम लिया, हमारा किसी कंपनी से नहीं, हमारा एक ओवरऑल सिनेरियो था कि इस तरह। मैं ओवरऑल की बात बता रहा हूँ कि कोई भी अगर गलत करता है, वो बहुत बड़ा है, तो उसके खिलाफ क्या कोई नहीं बोलेगा? पांजने ने यही काम किया। पत्रकारिता में जब गलत हो रहा था तो हमने आईआईएमसी के स्टूडेंट्स के साथ बोला, फैक्ट चेकर्स को चेक किया, ऐसे ही बड़ी कंपनियों को चेक किया हमने, ऐसे ही ओटीटी को चेक किया। बिग प्लेयर्स जो हैं, जिन्हें लगता है कि वो अनआंसर्ड चले जाएंगे, उनको क्वेश्चन करने का काम पांजने ने किया है। अभी हालिया विवाद है आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी के बयान को लेकर, उन्होंने इंटरव्यू दिया है 5 जन और ऑर्गेनाइजर को कि मुस्लिमों को भी यहाँ पर रहेगा, लेकिन श्रेष्ठता की भावना उनको छोड़नी होगी, और एलजीबीटीक्यू वाले पे भी उन्होंने कुछ कहा है। तो इस बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, दोनों ही चीज़ों में, एलजीबीटीक्यू वाले में भी उन्होंने बिल्कुल कहा कि एक वृत्ति है, प्रवृत्ति है, और उसके लिए समाज ने उसे स्थान दिया था। इसका ढोल नगाड़े बजाने की या आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, पहले से होती है, ऐसा उसमें उन्होंने संदर्भ दिया। दूसरी बात जो है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि उसे गलत परिप्रेक्ष्य में रखने की, कल से मैं देख रहा हूँ कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। जो उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भय की भावना को त्यागना होगा, दूसरा उसके साथ कहा कि श्रेष्ठता बोध की बात जो थी वो ये है कि आप याद कीजिए कि हम लोग बचपन में करीब 10 साल हमने देखा, शाम को दूरदर्शन के जब समाचार शुरू होते थे तो ईरान इराक में लड़ाई हुई। ईरान इराक की लड़ाई के नाम पर कई घंटे स्वाहा हो गए। ईरान इराक की लड़ाई क्या थी? शिया अपने आप को सुन्नी से बेहतर समझता है, सुन्नी अपने आप को शिया से बेहतर समझता है। अंदर फिरके बहुत सारे हैं, और एक तो कल एक मौलाना थे मेरे साथ डिबेट में, उठ के चले गए, वो उनके पास जवाब नहीं था इस बात का। और सवाल ये है कि ये श्रेष्ठता बोध आप लाएंगे तो समानता की बात स्थापित कैसे होगी? अगर एक अपने आप को माने कि नहीं, बाकी सब के मुकाबले मैं बढ़कर हूँ और बाकी कमतर हैं, और बाकी सबकी नियति जो है वो बड़ी पीड़ादायक होने वाली है, उसकी घोषणा भी खुद ही करनी है। क्योंकि अगर आप पूछें कि एक अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति, उसे भी स्वर्ग मिल सकता है क्या, वो नहीं कहेंगे, कोई मौलाना नहीं कहेगा।
कि वो भी जन्नत जा सकते हैं, उन्हें भी स्वर्ग मिल सकता है। तो हम ये तो कर्म फल के सिद्धांत से चलने वाला देश है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी गति होगी। हमारा ये भारत का सांस्कृतिक चिंतन रहा है। अब आप इसे सेक्ट के आधार पर बांटेंगे और बाकियों की पीड़ा को नहीं देखेंगे। और सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, मुसलमान के भीतर की भी मैं जो सेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। आपको मालूम है कि जिन्ना को दफनाते समय एक विवाद हो गया था कि उनको दफनाया कैसे जाए, शिया तरीके से, सुन्नी तरीके से या इस्माइली तरीके से। वहाँ पर ये था कि 6 इमामों वाली बात चलेगी या 12 इमामों वाली बात चलेगी। तो श्रेष्ठता बोध अगर इतना गहरा होगा तो बाकियों की समानता की आप कल्पना ही नहीं कर पाएंगे। ये बहस बहुत बड़ी है। मगर मुस्लिम समाज के भीतर जो मुल्ला मौलवी पूरे समाज को डरा धमका के कि नहीं बाकी सब आपको नष्ट विनष्ट कर देंगे, आप उसको अपने पीछे खड़ा करके रखते हैं अपनी अलंबरदारी को चमकाने के लिए, अगुवाई हम करेंगे। तो ऐसे लोग नाहक डराते हैं और समाज में कट्टरता बोते हैं। उन दोनों पर एक बहस मुझे लगता है छिड़नी चाहिए। मुस्लिम समाज के भीतर ये बहस छिड़ गई है जी। अच्छा, 15 जनवरी 5 जनवरी का स्थापना दिवस है, 75वां। तो इसके आयोजन को लेकर आपकी क्या तैयारी चल रही है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? आज हम जब बैठे हैं तो बराबर में मेरी टीम दूसरे कमरे में बैठी है और लगातार वो लोग काम कर रहे हैं। 5 जनवरी की स्थापना, जैसे मैंने कहा कि राष्ट्र भाव की और ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता की जो यात्रा 75 वर्ष पहले शुरू हुई थी, दीनदयाल जी ने स्थापना की थी, अटल जी पहले संपादक थे। तो एक संसाधनों के अभाव में और बिना किसी के प्रभाव में ये यात्रा लगातार चल पाई है। ये इस राष्ट्रदेव की अनुकंपा है, माँ भारती की अनुकंपा है। मैं मानता हूँ इतने बड़े आशीर्वाद के बिना इतने कम संसाधनों में ये यात्रा नहीं हो सकती थी। और आज अगर वो फलीभूत हो रही है तो उसमें तकनीक भी है, इस देश का युवा होना भी है और राष्ट्रीय विचार के आग्रह का मजबूत होना, वो इसे और मजबूत कर रहा है। तो 15 जनवरी को अशोका होटल में हम सब लोग मिल रहे हैं। देश भर के जाने माने पत्रकार जुड़ रहे हैं। सभी खेमों के, आप खेमों में बांट के देखें तो हर विचार के पत्रकार। ये बात सब मानते हैं कि 5 जनवरी ने इतनी लंबी यात्रा सरल नहीं होती किसी भी मीडिया घराने के लिए। तो एक मीडिया घराने के तौर पर नहीं मगर एक राष्ट्रीय विचार के वाहक के तौर पर हमने ये यात्रा पूरी की है। आप भी आमंत्रित हैं, आप सबका स्वागत है। धन्यवाद हितेश जी। हमारे साथ थे 5 जनवरी के संपादक हितेश शंकर जी, जिन्होंने तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए और हमें आयोजन के लिए जो 15 जनवरी का इनका हो रहा है स्थापना दिवस का, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद हितेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सभी दर्शकों को इतना ये एक लंबा वीडियो हो गया मगर सभी सवालों के जवाब हमने विस्तार से देने की कोशिश की है। इतना समय अंत तक अगर वीडियो के लिए निकालते हैं तो सभी का आभार। सवाल सर अभी कभी खत्म नहीं होते, अभी और सवालों के साथ निश्चित अगला इंटरव्यू जल्दी प्लान करते हैं जी। थैंक यू सर।